हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, अपने हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस में अपन कौन सी फैमिली डिस्कस कर रहे थे बच्चों? नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली के बाद बच्चों अपन चलेंगे कहां पर? देखो बेटा सुनो, नाइट्रोजन फैमिली के बाद मैं आपको नाइट्रोजन फैमिली इसको पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, ठीक है। ये समझते हैं बच्चों, PCl5 हाइड्रोलिसिस आपको पता होगा, ये 12th NCERT में दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है ना। PCl5 का हाइड्रोलिसिस आपको 12th की NCERT में दिया हुआ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी न कभी। तो देखो बच्चों कैसे, सुनो, सबसे पहले ये PCl5 है बच्चों, है क्या। तो PCl5 की स्ट्रक्चर को मैंने आपको कभी पढ़ाया था क्या? PCl5 की स्ट्रक्चर को मैंने कभी पढ़ाया था आपको? अगर याद हो तो PCl5 के स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो दो क्लोरीन है ना, इन दो क्लोरीन को हटाना सबसे इजी होता है बच्चों। इन दो क्लोरीन को याद है क्या? इन दो क्लोरीन को हटाना सबसे इजी होता है, याद है क्या? क्यों होता है बच्चों बताओ, आपको याद है क्या? एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्विटोरियल से ज्यादा होती है, याद है क्या? एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से ज्यादा होती है। क्या ऐसा मैंने आपको समझाया था? क्या ऐसा मैंने आपको समझाया था? तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो मेरे पास ये है P, देखिए बेटा सुनो क्या कर सकता हूं, देखो ये PCl3, इसको मैंने देख लिया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको इस तरह से अपन ले चलते हैं, ठीक है। तो एक चीज बताओ बच्चों, ये तो कंफर्म है ना कि देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसी रिएक्शन होगी ना? बोलो बच्चों, अरे रिएक्शन तो ऐसे ही होगी, होगी क्या? अब देखो बेटा, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया बच्चों। बॉन्ड टूटने के बाद ऐसा हम ऑर्गेनिक में भी करते हैं, याद है क्या? ऐसा हम लोग ऑर्गेनिक में भी करते थे बच्चों, याद करो। तो हमें क्या मिल गया, देखो हमें मिल गया बच्चों 2 मोल्स ऑफ HCl, और हमें ये मिल गया देखो बेटा POCl3, मिल गया क्या? ये मिल गया देखो बेटा, मिल गया। अब देखो बेटा सुनो, ये जो POCl3 है, ठीक है ना, इस POCl3 में अभी भी 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, अभी भी 3 क्लोरीन दिख रहे हैं क्या बच्चों? बोलो, POCl3 में अभी भी 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो होगा क्या देखो बच्चों, HOH, HOH, यहां से देखो बेटा ये 3 मोल्स आपके निकल गए। निकलने के बाद हमें क्या ये मिल गया बच्चों, 3 मोल्स ऑफ HCl। बच्चों समझ में आया? ये पिक्चर सबको समझ में आई? आगे बच्चों बोलो, ठीक है। तो बच्चों आप मुझे बताओ, देखो टोटल अगर आपसे कोई पूछे, देखो बेटा सबसे पहले आपने PCl5 को एक वाटर का मॉलिक्यूल दिया, दिया। जब आपने इसको एक वाटर का मॉलिक्यूल दिया ना, तो बच्चों क्या हुआ समझ में आया? एक वाटर के मॉलिक्यूल से उसके वो दो क्लोरीन हट गए जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, याद है क्या? PCl5 की स्ट्रक्चर में जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है, याद है क्या? अरे बच्चों याद है क्या? तो देखो बेटा हट गया, तो देखो 2HCl और ये हो गया POCl3। तो ये तो हुआ बच्चों इसका इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जब आपके पास ये POCl3 बन गया, ठीक है, तो आपने इसको 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स और दिए, और क्या मिल गया देखो बेटा 3 मोल्स ऑफ HCl, और आपको मिल गया
H3PO4। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया बच्चों, बोलो। तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ओवरऑल इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करूं, अगर ओवरऑल इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करूं, तो PCl5 4H2O, ठीक है, 5HCl एंड H3PO4, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हो गया क्या? बोलो बच्चों, ये क्या हो गया? ये इसका हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब देखो बेटा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, क्या कि PCl5 में क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? बताओ, PCl5 में क्लोरीन कितने दिख रहे हैं? 5। तो हमारे अकॉर्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल कितने काम आने चाहिए थे? हमारे अकॉर्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल 5 काम आने चाहिए थे, लेकिन काम कितने आ रहे हैं? काम कितने आ रहे हैं बच्चों? 4 ही आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? है ना बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, होगा क्या कि अगर आपको देखो PCl5 का हाइड्रेशन स्टेट क्या है? sp3d है ना? sp3d है ना बच्चों? ठीक है। तो अब देखो बेटा, करना है क्या आपको? आपके जितने सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है ना, उसमें से आपको वो ऑर्बिटल माइनस कर देने हैं जो s और p के अलावा है, उतने वाटर के मॉलिक्यूल काम आ जाएंगे। तो बताओ PCl5 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? PCl5 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5। लेकिन आपको इसमें दिख रहा है s और p के अलावा कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं? s और p के अलावा कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं? एक d ऑर्बिटल है ना? तो 5 - 1 करो, कितना हो गया? 5 - 1 करो 4। तो इतने मॉलिक्यूल आपके काम आ जाएंगे। आगे क्या? बोलो बच्चों, आगे। तो अपन क्या बोलेंगे? देखो, हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ H2O which are used, क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अदर देन S एंड P, अदर देन S और P, ये काम आ जाएंगे बच्चों आपके। ठीक है ना? बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? चलो, अब बताओ बच्चों, अगर कोई आपसे ये पूछना, ये PCl5 है बच्चों, ठीक है, इसको D2O से हाइड्रोलिसिस करना है, इसका D2O से। ये बच्चों आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो बताओ, H2O की जगह मैंने D2O ले लिया, ले सकता हूं ना? H2O की जगह D2O ले सकता हूं, मोल तो वही रहेंगे बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा, जहां 5 मोल HCl बने, वहां मिल जाएंगे 5 मोल्स ऑफ DCl, और क्या मिल गया बेटा? D3PO4। क्या मिल गया? D3PO4। ये समझ में आ गया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है, PCl5 क्लियर है? बच्चों बताओ, PCl3 के हाइड्रोलिसिस से क्या मिला था? PCl3 के हाइड्रोलिसिस से क्या मिला था? याद है क्या? देखो बच्चों, हमारे पास ये PCl3 था, ठीक है, तो PCl3 का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें मिला बच्चों H3PO3 एंड 3 मोल्स ऑफ HCl। और जब हमने PCl5 का किया, तो हमें मिला क्या? H3PO4 एंड 5 मोल्स ऑफ HCl। अच्छा, PCl3 का आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, और इसमें sp3d है कि नहीं है बच्चों? तो देखो, PCl3 में तो जितनी क्लोरीन थी उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल काम आए, लेकिन PCl5 में जितनी क्लोरीन थी उससे एक कम काम आ रहा है ना? जितनी क्लोरीन है उससे एक कम काम आ रहा है ना? क्यों बच्चों? इसमें क्या आ गया? इसमें बच्चों क्या आ गया? एक्स्ट्रा डी आ गया, है ना? तो वो डी के कारण पंगा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ड्यूरिंग
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, है ना, hybridization state of ट्रांजिशन स्टेट, बोलो बच्चों, हाइब्रिड स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगी बताओ? sp3d2 आ जाएगी क्या? आ जाएगी बच्चों, क्योंकि PCl5 का खुद का क्या है, sp3d है, और हाइब्रिड स्टेट मैंने क्या बोला, जस्ट अगली एक लेनी है आपको, नेक्स्ट हाइब्रिड स्टेट लेना होता है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, सुनो, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड लेते हैं, है ना, नाइट्राइड समझो बच्चों, इस आयन को अपन नाइट्राइड आयन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। अब देखिए बेटा, मैंने लिया सबसे पहले Mg3N2, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, Mg3N2 को ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्राइड को। अब बताओ टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आएंगे, जितने पॉजिटिव या जितने नेगेटिव, इतना बोला था ना, तो देखो बच्चों, या तो पॉजिटिव काउंट कर लो या नेगेटिव कर लो, 6 है, तो हमारे पास 6 मोल्स ऑफ वाटर काम आएंगे बच्चों। देखो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 3 मोल्स ऑफ MgOH2 एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, मिल जाएगा बच्चों। इस तरह से बताओ बेटा, जैसे मेरे पास है Li3n, ठीक है ना, लिथियम नाइट्राइड है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 3Li प्लस और N-3, बताओ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आएंगे? 3 ही आएंगे ना, 3HOH, है ना बेटा, क्या मिल गया आपको, मिल जाएगा 3 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, मिल गया बच्चों। बच्चों समझ में आ गया? आ गया क्या? अब देखो बेटा, नेक्स्ट लेते हैं अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये बच्चों आपका AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है ना, AIEEE जो अब क्या होगी, जेई मेंस हो गई, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड का हाइड्रोलिसिस करना है अपने को, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करना, ये कैल्शियम+2 है, ठीक है, और हमारे पास ये पिक्चर है, CN2-2, ठीक है। तो बच्चों बताओ अभी कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आए, बच्चों? 2 आ जाएंगे, ये देखो बेटा, जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम आए तो हमें ये मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों बताओ, H2CN2, ये मिल गया भाई, प्लस वाला चला जाएगा माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला आ जाएगा प्लस वाले के साथ। अब देखो बेटा सुनो, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, वो स्ट्रक्चर ये है, वो स्ट्रक्चर आपकी ये है, ठीक है। अब आपको याद है क्या बच्चों, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जब भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उसको हाइड्रोलिसिस करने का मैंने फंडा आपको ऑर्गेनिक में सिखाया था। क्या करते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल काम में लेने होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन को हमेशा किस साइड रखना होता है, हाइड्रोजन को हमेशा नाइट्रोजन के साइड। तो देखो बेटा 2 बॉन्ड है ना, तो देखो क्या करो, आप 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में ले लिया। इसी तरह से देखो इधर भी देखो बेटा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में ले ली, तो यहां से ऐसे तोड़ा, यहां से ऐसे तोड़ा बच्चों। तो बताओ आपको क्या क्या मिल रहा है बताओ, देखो 2 मोल तो आपको मिल रहे हैं अमोनिया के, और 1 कार्बन पर
अगर आप ध्यान दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 OH आ गए। जब 4 OH आ गए तो आपको पता है कार्बन पर 4 OH अनस्टेबल होंगे। ये इस तरह से क्या करेंगे बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। निकलने के बाद देखो बेटा क्या हो गया, 2H2O और CO2 मिल गया। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों। तो फाइनली बताओ, कैल्शियम साइनेमाइड के हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या क्या मिला? कैल्शियम साइनेमाइड के हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या क्या मिला बच्चों, बताओ? CO2 एंड अमोनिया मिला ना? अरे बोलो बच्चों, यही तो मिला है। कैल्शियम साइनेमाइड का आप अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, साथ में आपको CO2, साथ में आपको NH3 मिल रहा है बच्चों। चलो आगे बात बढ़ाते हैं। अब आ जाओ बेटा, यूरिया की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। यूरिया बच्चों आपके सामने ये इस तरह की पिक्चर है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगेन हमारे पास क्या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है आपको? क्या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड दिख रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में दिख रहे हैं। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों। 2 जगह बॉन्ड है तो 2 हो गए। तो हम देखो बेटा, एक तो इधर से तोड़ देंगे और एक यहां से तोड़ लेंगे बेटा। तोड़ लेंगे क्या, यहाँ से और यहाँ से तोड़ देंगे। तोड़ने पे देखो बेटा, यहाँ पे भी हमें वापस वही मिल गया। मिल गया क्या, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस वाटर। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड दोनों के हाइड्रोलिसिस से CO2 और अमोनिया बन रही है? क्या ये बात सही है? यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड दोनों के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और CO2 बन रही है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? बोलो बच्चों, बैठी क्या? बोलो। आ गया सबको समझ में? आ गया? आ गया बच्चों? पक्का ना? ठीक है, चलिए ये बात तो होगी हमारी इस तरह से। अब देखो बेटा सुनो, ये जो कैल्शियम साइनेमाइड है ना हमारे पास, हमने अभी ये लिया था ना। देखो बेटा, हमारे पास ये आया था थोड़ी देर पहले। ये आया था क्या? ये देखो यहां पड़ा। अगर मैं इसका इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूं, इनकम्प्लीट समझते हैं? कंप्लीट में तो हमने दोनों बॉन्ड तोड़े, कंप्लीट में तो हमने दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़े। इनकम्प्लीट में क्या करेंगे बच्चों, बताओ? इनकम्प्लीट में एक बॉन्ड रखेंगे ना। अरे इनकम्प्लीट में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड तो रखना पड़ेगा ना। तो समझ में आ रहा है क्या? आपके पेपर में मान लीजिए 180 क्वेश्चन है, सारे के सारे सोल्व कर दिए तो कंप्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब एक क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन बाकी है। तो हमें इनकम्प्लीट में क्या करना है बच्चों? हम इस बार जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है क्या? हम करेंगे इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना? तो सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ेंगे बच्चों, एक पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड अगर हमें तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक वाटर का मॉलिक्यूल काम आ गया। आ गया बच्चों? तो देखो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। मिल गया तो ये तो हो गया NH2, ये हो गया NH2, ये COH, ये COH हो गया। और यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और निकलने के बाद क्या आपको ये मिल गया क्या? देखो बेटा, बोलो, क्या आपको ये मिल गया? बच्चों समझ में आया? अब एक बात बताओ, क्या मैं कैल्शियम साइनेमाइड को एक फर्टिलाइजर के तौर पर काम में ले सकता हूं क्या? क्या मैं कैल्शियम साइनेमाइड को एज ए फर्टिलाइजर अपन फार्म हाउस पे काम में ले सकते हैं क्या? अरे यूरिया फर्टिलाइजर होता है ना बच्चों, ये तो पता है। यूरिया फर्टिलाइजर होता है, ये तो सब जानते हो आप लोग, जानते हो ना? अरे यूरिया का यूज होता है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, कैल्शियम साइनेमाइड का
हमने स्प्रिंकल कर दिया और अपने को पता है इरिगेशन करेंगे तो वहां वाटर होगा, तो वो वाटर कैल्शियम साइनेमाइड का हाइड्रोलिसिस करेगा कि नहीं करेगा, और यूरिया बना देगा कि नहीं बना देगा? बोलो बच्चों, बन गया ना? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? आ गया? पक्का? सबको क्लियर है? बोलो। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है भैया, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना? ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड्स को अपने को लेना है बेटा। ठीक है, तो अपन लेते हैं बच्चों। देखो सुनो, सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिया CO2। CO2 का बच्चों हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या मिलेगा बच्चों? बताओ फटाफट बताओ। CO2 का हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? H2CO3। कुछ नहीं करना है बेटा, वाटर को जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, एडिशन कर दो और लिख दो। बताओ SO2 प्लस वाटर क्या मिल जाएगा? बताओ SO2 प्लस वाटर क्या मिल जाएगा? H2SO3। ठीक है, फिर आओ बच्चों SO3 प्लस वाटर, अब बताओ क्या मिल जाएगा? H2SO4 मिल जाएगा। अच्छा अब बताओ, अगर मैं कहता हूं Cl2O7, अब बताओ क्या मिलेगा? Cl2O7 क्या मिला? ये मिल गया क्या? देखो बच्चों H2Cl2O8, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2 मोल्स ऑफ HClO4 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बच्चों? अच्छा अब बताओ, मेरे पास है N2O, N2O का हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्या मिलेगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? Na2O2H2 ऐसा लिख सकता हूं क्या? Na2O2H2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 2 मोल्स ऑफ NaOH, क्या लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, लिख सकते हैं। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं Cl2O6, अब बताओ बच्चों Cl2O6 का हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? कोई बताएगा? Cl2O6 के हाइड्रोलिसिस से, ये मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं बच्चों। Cl2O6 के हाइड्रोलिसिस से, वेरी गुड, ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड था। ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड था। क्या था बच्चों? याद करो, ये था बच्चों HClO3 एंड HClO4। पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बताऊं? ये मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। ये देखो, ये पढ़ा, ये पहले भी पढ़ा रखा है, Cl2O6 पढ़ाया मैंने। ये देखो आपको मैंने ये पढ़ाई थी, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। देखो जे में देखे बच्चों, ये जो जे वाली रिएक्शन लिखी हुई दिख रही है, HClO3 HClO4 दिख रहा है बच्चों? लिखा रखी है ना? फिर देखो बेटा, ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ClO2, ClO2 बताओ। देखो बेटा एक बात ध्यान दीजिए, ClO2 में आप वाटर ऐड करो तो क्या बनेगा? कौन बताएगा बच्चों? देखो बेटा इससे ये मिलेगा HClO2 और HClO3, ये मिलेगा। आप एक काम करो, आप मुझे बताओ बच्चों HClO2 और HClO3, इसमें से अगर मैं वाटर बाहर निकाल दूं तो पीछे क्या बचा बच्चों? बताओ मुझे। Cl2O4 बचा है क्या? बोलो बच्चों, अरे Cl2O4 बचा है क्या? HClO2 और HClO3 में से एक वाटर निकाल दो तो Cl2O4 बचा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 2ClO2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो बच्चों, अरे बोलो तो सही यार। ठीक है, चलिए अब बताओ, अगर मैं बात करता हूं N2O5 की,
तो N2O5 का हाइड्रोलिसिस करो, क्या मिलेगा? देखो बच्चों, आप ऐसे जुड़ोगे H2N2O6 करेंगे, करेंगे बच्चों। अब देखो H2N2O6 को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो क्या? 2 मोल्स ऑफ HNO3 लिख सकते हो बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है N2O4, N2O4 है बच्चों, है, इसका करो बच्चों, क्या मिलेगा बताओ? इसका क्या मिलेगा बच्चों बताओ? क्या लिखोगे? H2 है ना? देखो बेटा, एक काम करते हैं, पहले मैं इससे पहले दूसरा वाला समझाता हूं। एक बार इसके नीचे चलते हैं अपन। मैंने ये लिया बेटा N2O3। अब बताओ बच्चों, N2O3 से क्या बनाओगे, पहले ये बता दो। चलो N2O3 से क्या बनेगा? देखो बेटा, आप ये बनाओगे क्या? H2N2O4। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2 मोल्स ऑफ HNO2 लिख सकता हूं क्या? H2N2O4 को 2 मोल्स ऑफ। अब देखो बेटा ध्यान दो, ये जो N2O4 है ना, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? देखो बेटा, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? N2O4 दोनों के बीच में आ रहा है। तो बीच वाला जो होगा ना, वो क्या करेगा? वो हमेशा दोनों के प्रोडक्ट बनाएगा। बीच वाला जो है वो दोनों के प्रोडक्ट बनाएगा, है ना? क्या क्या बनाएगा चेक करो। देखो HNO3 और HNO2। समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? जैसे देखो बेटा सुनो, हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया था, देखो Cl2O7 ये किया था, ठीक है बच्चों? आप मुझे बताओ, जैसे मैं ये कहता हूं कि Cl2O7 था, ठीक है, इसको आपने वाटर मिलाया और आपको ये मिल गया, देखो बेटा HClO4 मिल गया। फिर देखो मैंने क्या किया, Cl2O6 लिया एक, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं बच्चों Cl2O5। अब बताओ Cl2O5 से क्या मिलेगा? कौन समझाएगा? Cl2O5 से क्या मिलेगा? देखो बेटा ये मिलेगा क्या? H2Cl2O6, या मैं क्या कह सकता हूं, 2 मोल्स ऑफ HClO3। अब देखो बेटा, क्या ये जो 6 वाला है वो 7 और 5 के बीच वाला है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये 6 वाला इन दोनों के बीच वाला है? बीच वाला है तो बच्चों फिर दोनों एसिड बनेंगे, HClO4 भी बनेगा और HClO3 भी बनेगा। अब समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? आगे बात समझ में? पक्का? ठीक है, चलो बच्चों, अब देखो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीक्लोराइड्स। हमें अब क्या करना है बच्चों? ऑक्सीक्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैंने लिया SOCl2। SOCl2 क्या होता है बच्चों? ये होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना? SOCl2 है थायोनिल क्लोराइड, है बेटा। अब थायोनिल क्लोराइड को देखते हैं बेटा, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ये। क्या करेंगे बेटा, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स लिया और यहां से ये हटा दिया और हटा दिया। हटाने के बाद हमारे पास ये पिक्चर आ गई क्या? ये जो एसिड बना इसका नाम बताओ, ये जो एसिड बना इसका नाम बताओ बच्चों, कौन सा एसिड है ये? अरे कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड, है ना बच्चों? तो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा फिर आओ बेटा, मेरे पास है SO2Cl2, ठीक है ना? SO2Cl2 है बच्चों मेरे पास। इसको क्या बोलते हैं जानते हो क्या? इसको बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरिल
क्लोराइड बोलते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और इसकी स्ट्रक्चर देखिए, क्या कुछ इस तरह से है क्या? है बेटा, यहां से देखो, ये हाइड्रोलाइज हुआ, यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। निकलने के बाद हमें ये मिला बच्चों, बताओ ये क्या मिला? ये सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, आ गया समझ में? अच्छा, फिर देखो बच्चों, हमारे पास था POCl3, है ना? तो क्या बोलते हैं, याद है क्या? तो बोलते हैं बच्चों फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसका हाइड्रोलिसिस में आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा के आया था बच्चों, PCl5 के अंदर, ये देखो यहाँ पढ़ा, ठीक है ना? इसका मैंने आपको अभी पढ़ा दिया था। चलो बच्चों, अब आगे आ जाओ, फटाफट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट मैं लेता हूं बच्चों SF4, ठीक है? तो आप मुझे बताओ बच्चों, SF4 के हाइड्रोलिसिस में कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे? 4 आएंगे या 3 काम आएंगे? बताओ बच्चों, SF4 के हाइड्रोलिसिस में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स काम आएंगे? बच्चों SF4 का SF4 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, SF4 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। डी आ गया ना, एक डी आ गया बच्चों। अब एक चीज बताओ, देखो बेटा, होता क्या है कि हमारे पास ये एक लोन पेयर है बच्चों, अब बताओ बच्चों, कौन सी फ्लोरीन इजीली हटेगी? बताओ, सबसे पहले कौन सी फ्लोरीन हटेगी? एक्सियल या इक्विटोरियल? एक्सियल वाली हट जाएगी बच्चों, है ना? ये वाली फ्लोरीन हटेगी। कितनी फ्लोरीन हटेगी? 2 फ्लोरीन हटेगी। हटेगी बच्चों, 2 फ्लोरीन हटेगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, SF2F? क्या ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? बोलो, SF2F। अब देखो बेटा, सुनो, ये हो गया, यहां से इसको तोड़ा, यहां से इसको तोड़ा, तोड़ दिया, क्या मिल गया बच्चों? 2HF। और हमें मिल गया बच्चों SOF2, मिल गया। अब बच्चों आपने अभी थोड़ी देर पहले SOCl2 का किया था ना, तो क्या आप SOF2 का नहीं कर सकते? ये देखो बेटा, SOF2 का अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे? ये इस तरह से, यहां से देखो बेटा, निकल गया। निकलने के बाद आपको ये मिल गया क्या? OH। क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आया क्या? बोलो, आ गया? चलिए, अब अपन चलते हैं बच्चों, देखो सुनो, हाइड्रोलिसिस ऑफ SF6, SEF6 और TEF6, ये लेना है बेटा, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा, SF6 जो होता है ना, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों? बताओ, SF6 का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 12th NCERT में आपने पढ़ा है, नहीं होता है ना? देखो बेटा सुनो, होता क्या है कि जो SF6 है, ठीक है, SF6 की हाइब्रिडेशन स्टेट है sp3d2, ये है बच्चों ओक्टाहेड्रल, है ना? तो ओक्टाहेड्रल में क्या होता है कि ये जो आपका, जैसे देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास ये इस तरह की पिक्चर है, ये स्क्वायर बन गया हमारे सामने, एक बन गया बच्चों। अब देखो, जैसे ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब देखो, बीच में यहां पर ये सल्फर है बेटा, ये बीच में एक सल्फर है। अब होगा क्या कि इसके ऊपर भी, यहां पर भी एक क्या है, यहां पर भी एक आपका फ्लोरीन है बच्चों, और इधर नीचे भी एक फ्लोरीन है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये जो बीच वाली सल्फर है वो पूरी तरह से ढक गई? ढक गई क्या?
अरे सल्फर पूरी तरह से ढक गई क्या बच्चों? सोचो, आपके बीच में एक था, चारों तरफ से ढका, ऊपर से भी बंद और नीचे से बंद। क्या सल्फर पूरी तरह से क्लोज हो चुका? सल्फर एटम जो है वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, जब ये एटम पूरी तरह से क्लोज हो चुका है तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास पहुंच पाएगा? क्या वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा? क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा? अरे वाटर का मॉलिक्यूल पहुंच ही नहीं पा रहा तो हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये हाइड्रोलिसिस के लिए क्या है बच्चों? इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, नहीं होता ना। आपको पता है किन किन का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ था? CCl4, NF3 और SF6। CCl4, NF3 और SF6 ये ऐसे कंपाउंड है जिनका बच्चों हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? किसके कारण नहीं हुआ? स्टेरिक स्टेरिक क्राउडिंग के कारण, स्टेरिक रीजन। फ्लोरीन ने क्या कर लिया? स्टेरिक का मतलब समझ गए? स्टेरिक का मतलब होता है साइज के कारण, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, देखो बेटा सुनो, अपन इसमें ये बोलेंगे कि SF6 is inert towards hydrolysis due to steric reason। ठीक है ना? स्टेरिक का मतलब साइज के कारण, ठीक है ना? बिकॉज sulfur atom is completely sulfur atom is completely surrounded by 6 fluorine atoms। ठीक है, 6 fluorine atoms। so water molecule cannot approach sulfur atom for attack। ठीक है ना? for attack। so it is very stable compound। so it is very stable compound and it is used as insulator in high voltage जनरेटर। ठीक है ना? आपको इसका यूज किसमें कर सकते हो? आप हाई वोल्टेज के जनरेटर में कर सकते हो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इस SCF6 का हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों? कुछ बोलो, क्या इस SCF6 और TEF6 का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? बोलो बच्चों, बताओ, होगा क्या? बच्चों एक चीज बताओ, देखो सुनो ध्यान से समझना, मुझे एक चीज समझाओ कि देखो बेटा लेटरल एटम तो वही फ्लोरीन है ना, लेटरल एटम तो वही फ्लोरीन है, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है ना, पहले सल्फर था, फिर सेलेनियम है, फिर टेल्यूरियम है। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमारी जो हथेली है वो लेटरल एटम है, साइड एटम है, ठीक है? पहले हमारे हाथ में मान लीजिए एक छोटी सी बॉल थी, तो हमने उस बॉल को पूरी तरह से ढक लिया, ठीक है? अब आप बॉल का साइज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मान लीजिए आपने फुटबॉल को अपने हाथ में ले लिया, क्या फुटबॉल को आप अपने दोनों हाथों से पूरी तरह से कवर कर सकते हो? क्या एक फुटबॉल को आप पूरी तरह से अपने हाथों से कवर कर सकते हो क्या बच्चों? अरे नहीं कर पाओगे ना, सोचो, नहीं कर पाओगे। तो अब मुझे बताओ कि सेलेनियम एंड टेल्यूरियम की कुछ सरफेस एक्सपोज होगी कि नहीं होगी? अरे सेलेनियम एंड टेल्यूरियम की कुछ सरफेस एक्सपोज हुई कि नहीं हुई?
तो अगर सरफेस एक्सपोज्ड हुई तो वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बोलो बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अरे जब सरफेस एक्सपोज हुई तो अटैक कर पाएगा ना, और अगर वो अटैक कर पाएगा तो इसका मतलब उसका हाइड्रोलिसिस होगा। होगा बच्चों? अगर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करने में क्या है, कैपेबल है, देन हाइड्रोलिसिस विल बी देयर। बोलो बच्चों। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा कि अगेन पहले 6 वाटर के मॉलिक्यूल काम आए, ये मिल गया मुझे Se, देखो OH6, इस तरह से देखो बेटा यहाँ भी ये मिल गया TeOH6 मिल गया। लेकिन अब देखो बेटा क्या होगा, ये आगे क्या होगा, ये आगे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा H2SeO4 में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपका H2SO4 बनता है ना, वैसे देखो ये क्या बन गया, H2SeO4 बन गया। तो बच्चों बताओ मैं क्या कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि देखो सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम क्या हो रहा है, साइज आपका बढ़ रहा है, तो आपकी जो एक्सपोज्ड सरफेस है वो बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगी ना, बोलो। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी बच्चों, बढ़ेगी। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी। अब देखो बेटा सुनो, सेलेनियम के केस में हमने 6 जो है, ठीक है ना, उसको आगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल के ये बनाया। क्या टेल्यूरियम ऐसा बनाना जरूरत है क्या, बताओ? क्या टेल्यूरियम के केस में ऐसा बनाना जरूरत है क्या? क्यों नहीं है जरूरत, बताओ बच्चों? देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेलेनियम का साइज छोटा है, ठीक है ना, सेलेनियम का साइज छोटा है, तो इस पर है ना बड़े साइज के 6 OH ग्रुप ढंग से अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेलेनियम का साइज छोटा है तो उस पर बड़े साइज के 6 OH ग्रुप अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे हिंड्रेंस ज्यादा डेवलप हो रही है। तो इसने भीड़ को कम करने के लिए क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। लेकिन टेल्यूरियम का साइज बड़ा है ना बच्चों, बोलो। टेल्यूरियम का साइज बड़ा है। अब टेल्यूरियम का साइज अगर बड़ा है तो बच्चों ये आराम से 6 OH ग्रुप को मैनेज कर सकता है। तो अगर ये मैनेज कर सकता है तो वाटर के मॉलिक्यूल को हटाने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या, बोलो। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ जी भैया, देखो क्या कह रहे हैं अपन, देखिए मैं बोलूंगा इन केस ऑफ SeOH6 there is steric crowding, so it can be minimized by the elimination of H2O. But in case of TeOH6, 6 OH group can be arranged in stable manner due to large size of Te. So it will not eliminate H2O
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट नहीं करेगा बच्चों। आगे क्या समझ में? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गए क्या? ठीक है भैया, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट अपन चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो बच्चों सुनो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है ना, वो क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं बच्चों सोर्स ऑफ कार्ब एनाइन। कार्बेनाइन समझते हैं बच्चों? कार्बेनाइन का मतलब समझते हैं? कार्बेनाइन का मतलब होता है बच्चों कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास है CH3 MgBr, ठीक है, इसको वाटर से हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, फिर इसी तरह से मेरे पास है गैलियम के अकॉर्डिंग, ये लिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास ये बच्चों, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो जहां पर भी मेटल के साथ आपको कार्बन दिखता है ना, दिमाग में बिठाओ ये बात, मेटल के साथ जब भी आपको कार्बन दिखता है ना, तो कार्बन के ऊपर होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? कार्बन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो बताओ बच्चों, यहां मैग्नीशियम है, देखो यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ गैलियम है, और यहाँ एल्यूमिनियम है बच्चों, ये सारे मेटल है। तो इन सारे मेटल से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन क्या मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज वाला है? बोलो बच्चों, क्या वो कार्बन आपके नेगेटिव चार्ज वाला है? अगर वो कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला है, तो क्या वो वाटर से H+ ले सकता है? क्या वो वाटर से H+ ले सकता है बच्चों? बोलो। अरे देखो ये सारे कार्बन नेगेटिव वाले हैं, तो वाटर से H+ लेंगे, तो देखो बेटा क्या मिलेगा, यहां मिला CH4 और मिल गया MgBrOH। फिर से देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, 3 मोल्स ऑफ वाटर, 4 मोल्स ऑफ मीथेन, और आपको मिल जाएगा GaOH की होल थ्राइस। फिर से देखो बेटा, हमें क्या मिल गया, 6 मोल्स ऑफ मीथेन, और मुझे मिल गया 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो, ये आपको समझ में आया? आया बच्चों? आ गया क्या? चलिए, अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनोन के फ्लोराइड्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है ना? देखो बच्चों, जिनोन के लाइट्स यही होते हैं, XCF2, XCF4 एंड XCF6। एक बात बताओ बच्चों, ये जो जिनोन के जो हेलाइट्स है जिनोन के जो हेलाइट्स हैं, वो आपको पता है, देखो बच्चों, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर हेलोजन हो ना, वो एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते ही होते हैं, ये तो पता है क्या? अगर किसी में भी हेलोजन एटम हो या ऑक्सीजन हो, तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो ये किस किस का काम कर सकते हैं? ये जो आपके है ना फ्लोराइड्स, क्या बोल रहे हैं अपन, फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन, फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन can act as oxidizing agent and fluorinating agent। ठीक है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब इनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। देखो बेटा, ये मेरे पास है XCF2, ठीक है, मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल काम आया,
आया बच्चों? अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनते जाना। ये मिला देखो बेटा XCO और आपको मिला 2HF, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये XCO हाईली अनस्टेबल होता है और ये हाथों हाथ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। ये समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? एक वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा क्या कर सकता है, 2 फ्लोरीन को हटा सकता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा 2 फ्लोरीन को हटा सकता है। अब बताओ जिनोन ऑक्साइड, ये जिनोन का जो मैंने ऑक्साइड बनाया XCO, ये अनस्टेबल क्यों है? बताओ बच्चों। अरे ये अनस्टेबल क्यों है? देखो बच्चों, जिनोन आपका आता है, पता है क्या, कौन सी पीरियड में आता है? जिनोन आता है बताओ 5th पीरियड में, और ऑक्सीजन आता है 2nd। तो एनर्जी में काफी डिफरेंस है ना, एनर्जी लेवल में काफी डिफरेंस है ना। और ना जिनोन के ऑक्सीडेट को बहुत ज्यादा है, तो +2 है जिनोन। तो अब इनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी ना। अरे जिनोन और ऑक्सीजन के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी ना। इफेक्टिव ओवरलैपिंग अगर नहीं हो पाई तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टेबल नहीं है बच्चों। ये जो बना है ना, वो क्या है, वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के कारण ये क्या हो जाता है, टूट गया। टूट गया क्या बच्चों, बोलो? अगर ये टूट गया तो देखो बेटा, हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, देखो XCF2 H2O, हमें मिला जिनोन 2HF प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो बेटा सुनो, जिनोन यहां पर था 0 स्टेट में, ठीक है, और ऑक्सीजन था, सॉरी 0 क्या, 1 मिनट बेटा, जिनोन यहां था +2 स्टेट में और यहां ऑक्सीजन था -2 स्टेट में, है बच्चों? अब देखो यहां जिनोन आ रहा है 0 और ऑक्सीजन आ रहा है 0, आ रहा है बच्चों? तो देखो ये +2 से 0 में गया, इसका तो हुआ क्या, रिडक्शन। और ये -2 से 0 में गया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो बच्चों XCF2 का हाइड्रोलिसिस क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या XCF2 का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों? ये रिडॉक्स है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं लेता हूं नेक्स्ट XCF6, ठीक है ना। तो XCF6 क्या करता है बच्चों, पता है क्या? ये आपको दिखाता है स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। ये क्या दिखाता है, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। कैसे, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले ये XCF6 से हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल काम आया। बच्चों बताओ, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन है? एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, वो कितनी फ्लोरीन को हटा सकता है? कितनी फ्लोरीन को, 2 को। तो देखो बेटा सुनो, XeOF4 and 2HF हो गया बेटा, XeOF4 and 2HF। अब देखो अगले स्टेप में क्या हुआ, XeF4 and H2O फिर आया, आया बच्चों। फिर क्या होगा बताओ बच्चों, अगली बार फिर क्या हुआ, 2 फ्लोरीन फिर हट गई। ये हो गया बेटा, देखो XeO2F2 and 2HF हो गया। अगली बार देखो बेटा फिर क्या हुआ, XeO2F2 प्लस H2O, है ना। फिर क्या हुआ, XeO3 और आपको मिल गया 2HF, हो गया। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? बच्चों समझ में आया? अब आप में से एक बच्चा कहेगा कि सर यहाँ जिनोन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया ना, आप कह रहे हो जिनोन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना था, यहाँ किस बनाया? तो बेटा जिनोन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +6 है, दिख रही है क्या? और वहां ऊपर क्या थी, +2 थी। तो +6 में साइज बहुत छोटा हो जाएगा ना। अरे +6 में काफी छोटा बच्चों, तो जब साइज छोटा होगा तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। अरे समझ में आई क्या बात? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहाँ पर क्या बोलूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, XCF6 प्लस 3H2O क्या मिल गया, मैं मिल गया बच्चों XCO3 and 6HF। देखो बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या?
ये कैसी रिएक्शन है? नॉन रिडॉक्स। जिनोन यहाँ पर +6 में था और जिनोन अभी भी +6 में ही है, तो क्या जिनोन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ? क्या जिनोन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आया? नहीं आया ना बच्चों, नहीं आया, नहीं आया ना, कंफर्म। अब मुझे बताओ बच्चों, हमने इसको कंसीडर कर लिया, हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब ये बीच वाला है बच्चों HCF4, तो HCF4 इन दोनों की तरह दिखाएगा बेटा, इसकी तरह भी दिखाएगा, इसकी तरह भी दिखाएगा, दिखाएगा क्या? अरे बीच वाला दोनों के बिहेवियर दिखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया था, देखा था क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं HCF2 और HCF6 को जोड़ दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो HCF2 और HCF6 अगर मैं इनको जोड़ दूं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं क्या? क्या ऐसे झंडुओं की तरह बैठे हो? अरे टोटल फ्लोरीन 2 और 6 8 हो गई क्या? तो अब देखो बेटा, इसका मतलब अगर आपको HCF4 के प्रोडक्ट बताने ना, बहुत आसान है, क्या करो? HCF2 आपने ये रिएक्शन लिखी थी, ये लिखी थी, देखो बेटा सुनो, क्या HC और आपने लिखा था HF और आपने लिखा था हाफ O2। अब देखो HCF6 की आपने ऐसे लिखी थी 3H2O, ठीक है, क्या क्या मिला था? HCO3 एंड 6HF। अब देखो बेटा, अगर मैं इनका एडिशन कर देता हूं, अगर मैं इनका एडिशन कर देता हूं, तो बच्चों क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2HCF4 एंड 4H2O? लिख सकता हूं क्या? अरे बच्चों लिख सकता हूं क्या? अब देखो बेटा क्या आ गया मेरे पास, क्या आया बताओ? HCO3 फिर 8HF एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन। आगे क्या? अरे बोलो बच्चों, आगे। अब देखो बेटा, यहाँ जिनोन जो है वो है +4 स्टेट में, यहाँ है 0, यहाँ है +6। तो देखो बेटा, जिनोन का रिडक्शन भी हुआ और जिनोन का ऑक्सीडेशन भी हुआ। वाह! तो बच्चों ये किस टाइप की रिएक्शन हुई? ये हो गया डिस्प्रपोर्शन। हो गया क्या? ये बोलो बच्चों क्या हो गया? ये हो गया डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। HCF4 वाली रिएक्शन समझ में आ गई कैसे लिखी मैंने? अरे HCF4 वाली रिएक्शन कैसे लिखी देखो, मैंने दोनों को जोड़ के लिख दी। अरे बेटा रट्टा मारने के बजाय इसको समझो ना यार, इतना सिंपल वे में समझाया आपको, है ना?